नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय की जो भर्ती निकली हुई है, उसमें हिंदी विषय के सिलेबस को लेकर हम बातचीत करेंगे। इसके पहले हमने विज्ञापन की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न को लेकर आप सभी से चर्चा कर लिए। उम्मीद है कि उस वीडियो को आपने देखा होगा। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यदि हम तैयारी करने जा रहे हैं तो सिलेबस को कैसे पढ़ना है, सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना है, उसके लिए कौन-कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसके समानांतर आप अपने दिमाग में यूपी एलटी और यूपी जीआईसी के पाठ्यक्रम को भी साथ में रखेंगे, क्योंकि जहां तक हमारा अनुमान है कि तमाम विद्यार्थी यूपी एलटी, यूपी जीआईसी और जीडीसी इन तीनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो जब हम सिलेबस पर बातचीत करेंगे तो आप अपने टेबल पर, अपनी अलमारी में देखेंगे कि वो सारी किताबें हैं कि नहीं है, क्योंकि ये तीनों परीक्षाएं थोड़े बहुत अलग पैटर्न को अपनाते हुए मिलते जुलते सिलेबस पर आधारित हैं। तो आपको वही सभी किताबें पढ़नी है जो आप यूपी एलटी, यूपी जीआईसी के लिए पढ़ रहे थे। जीडीसी में भी वे सब किताबें काम में आ जाएंगी। जो कुछ नए तथ्य होंगे, पाठ्यक्रम में कुछ नए पोर्शन होंगे, उनको लेकर भी हम कुछ किताबों को बताएंगे। तो सबसे पहले पैटर्न के हिसाब से हम देखेंगे कि प्री की जब आप तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें 30 प्रश्न आपके जीएस के हैं, 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से हैं, हिंदी विषय से हैं। तो जीएस का जो सिलेबस है, यानी कि सामान्य अध्ययन, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, कुल देख रहे हैं आप कि 6 बिंदुओं में सिलेबस को बांटा गया है। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, भूगोल, भारत तथा विश्व, मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण, और अंत में एक लाइन लिखी गई कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त विषयों की सामान्य जानकारी विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखने में यह सिलेबस काफी छोटा लग रहा है, लेकिन ये उतना ही बड़ा है जितना कि यूपी एलटी या फिर जीआईसी के लिए आप लोगों ने देखा था। सेम टू सेम वही सभी किताबें आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपके पास लूसेंट की किताब एकदम से होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर कोई करंट अफेयर की मंथली मासिक पत्रिका आप पढ़ रहे हो तो उसको लगातार पढ़ते रहिए। पिछले 6 महीने, 1 साल के करंट अफेयर को अपने दिमाग में रखिए और तमाम जो बिंदु दिए गए हैं आप देखेंगे कि घटना चक्र का पूर्वालोकन आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी किताबें अगर आप अपने पास रखते हैं तो आराम से आप उन 30 प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो सिविल सर्विसेज पर आधारित किताबें जो कि जीएस के कलेक्शन के तौर पर बाजार में उपलब्ध हैं, उनको आप खरीद लीजिए। थोड़ा सा मार्केट में जाइए, दुकानों पर किताबों को उलट पलट कर देखिए, जिसकी भाषा शैली ठीक लग रही हो। खासतौर से हम समसामयिक घटना चक्र, पूर्वालोकन आप पे ज्यादा जोर देंगे, जो कि कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, खासतौर से प्री की परीक्षाओं में बड़ी अच्छी पुस्तक साबित हुई है। हम यहाँ पर उसका कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, अन्य समसामयिक घटना चक्र वाले हमें जानते हैं ना, हमने उनसे कभी कोई अप्रोच की है। जब परीक्षार्थी था तो इन किताबों को पढ़ता था और आपको भी बता रहा हूँ। तो भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व जिसमें उसमें दिया ही रहता है। तो ये 3-4 पूर्वालोकन आप जरूर खरीद लीजिए, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। और पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपको पहले से पता थे, उनको नोट तो अपने दिमाग में कर लीजिए, और जो नए हो उनको अपने कॉपी पर लिखते जाइए और एक नोट तैयार कर लीजिए।
इसी हिसाब से आपको पढ़ना है और समय मिलेगा तो सामान्य अध्ययन पर कुछ क्लासेज हम ले सकते हैं जिससे कि आपका मनोबल बढ़ जाए। लेकिन जिन जिन किताबों का हमने जिक्र किया है वो सभी किताबें समय रहते आप जरूर अपने पास रख लीजिए। तो इस तरीके से प्री का जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन के तौर पर, उसको जरूर अपने दिमाग में रखिए। अब हम बात करेंगे कि जो हिंदी विषय है जो कि प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए एक ही टाइप का बनाया गया है, और जब मैं उसको देख रहा था तो सिलेबस काफी लंबा चौड़ा दिया गया है और हम उम्मीद करेंगे कि इस पेज को आप सभी भी प्रिंट करके अपने पास रखिए। ठीक है, आप सभी की सहूलियत के लिए थोड़ा सा फॉन्ट को हमने यहाँ पर बड़ा करने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का दिया हुआ है, कुल 8वें नंबर पर दिया हुआ था, मैं इसको पढ़ा था। ठीक है, हाँ 8 नंबर पे विषय हिंदी दिया गया है यहाँ पर और 3 खंडों में इसको बांटा गया है। और जब मैं सिलेबस देख रहा था तो दिमाग में आया कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर का जितना सिलेबस है सब इसमें दे दिया गया है कि कोई ऐसा पोर्शन छूट ना पाए। आप ध्यान रखिए, आपको हंसी आएगी इस सिलेबस को देखते हुए कि पीटी में 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा और लिखित परीक्षा में टोटल 20 प्रश्न रहेंगे। 10 को अलग अलग बांटा गया है, हमने एग्जाम पैटर्न में आपको बताया था। लेकिन जब आप विषय के पाठ्यक्रम को देखेंगे तो आपका माथा घूमना तय है। न जाने कौन से एक्सपर्ट इस सिलेबस को तैयार किए हुए हैं कि जितना भी उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, अलग अलग जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके हिंदी से संबंधित सिलेबस को एक जगह इकट्ठा किए और यहाँ पर बस टाइप करवा दिए। ठीक है, तो देखिए सिलेबस बड़ा लंबा चौड़ा है। जीएस का तो उतना लंबा चौड़ा आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन हिंदी साहित्य का 90 प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव तौर पर तैयार करने के लिए और लिखित प्रश्नों के जो 20 प्रश्न रहेंगे उनको तैयार करने के दृष्टिकोण से सिलेबस काफी लंबा है, काफी बड़ा है, विस्तृत इसको कहा जा सकता है। सिलेबस में उतनी गहराई नहीं है, केवल इसमें व्यापकता है। तो देखिए खंड 1 में दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, लिखा गया है साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और विकास, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनकी विशेषताएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण। जब इन उप बिंदुओं को हम पढ़ रहे हैं तो जो पुराने विद्यार्थी जो सही मायने में विश्वास करते हैं, वो अगर यूपी एलटी की तैयारी कर रहे थे, यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे थे, तो हमने मेंस की तैयारी कराते समय जो 100 प्रश्नों की सीरीज है उसमें लगभग इन सभी प्रश्नों को लिखवा दिया है। तो अब आप यूपी जीडीसी की खास तैयारी को लेकर इंतजार नहीं करेंगे। यदि आपने मन बना लिया है तो उन प्रश्नों पर आधारित वीडियोज को देखेंगे और अनुराज हिंदी एकेडमी नाम से अपना एक नोटबुक रजिस्टर तैयार करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। अब तक चूंकि एलटी और जीआईसी का फॉर्म पहले आया तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे वो नोट्स भी बना रहे हैं। अगर केवल आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप भी उसी तरीके से लिखना शुरू कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे विद्यार्थी का यही लक्षण है कि इसको जहां से उसके काम की चीज मिल रही है वो तुरंत उसका लाभ उठाए, उसका उपयोग करे। तो आपको ये इंतजार नहीं करना है कि कोई बैच लागू होगा या फिर कोई कोर्स होगा। हम समय के अनुसार आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप क्यों ना ऐसा करें कि जो चीज आपके काम की है वो भी लिखित पैटर्न पर है, तो आप अपने कलम को चलाइए, अपनी कॉपी को अपने पास रखिए और मेहनत कीजिए। वही आदत रहेगी तो आप आराम से मेंस में लिखेंगे, आपका न हाथ थकेगा न कलम रुकेगी, आप सरसराते हुए पूरे आंसर को लिखेंगे। तो चीजों को समझिए, इसलिए हमने थोड़ा सा वक्त लिया आपके अंदर विश्वास भरने के लिए। तो ये देखिए सिलेबस बड़ा लंबा चौड़ा है। खंड 1 में हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर इसके बाद जो इतिहास के अलग अलग काल हैं, जैसे आदिकाल, उसमें आदिकाल आदिकालीन साहित्य की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियां, विशेषताएं। ठीक है, अलग अलग जो साहित्य हैं उनको लेकर सिद्ध, नाथ, जैन, लौकिक साहित्य
रासो, आदिकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। आप अगर थोड़ा बहुत विश्वास करते होंगे तो यूपीएलटी और जीआईसी का जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, आज एक बार जरूर नजर दौड़ाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार नजर दौड़ाइएगा कि कितने प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। लगभग जितने पर हमने बात की है सब पे क्वेश्चन हमने बना दिया है। आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपनी कॉपी बनाते हुए लिखिए। अगर हम बात करें भक्ति काल पे, तो पूर्व मध्यकाल भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारण, भक्ति काल का प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां, भक्ति काल की विविध धाराएं एवं उनकी प्रवृत्तियां, निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, भक्ति काल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। तो अभी हम तैयारी कराते कराते भक्ति काल में पहुंचे हुए यूपीएलटी और जीआईसी की, तो इसमें भी 5-6 क्वेश्चन को हमने करा दिया। अब बाकी हम और तेजी के साथ इन तीनों परीक्षाओं को एक साथ आगे बढ़ाते हुए लेकर चलेंगे। आपको अब ये निर्णय लेना है कि आप एलटी में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें, जीआईसी में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें और जीडीसी में भी करें। परीक्षा तिथियों को लेकर भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि पहले किसकी होगी, बाद में किसकी होगी। जाहिर सी बात है, हम जो अनुमान लगाते हैं कि जैसे जैसे फॉर्म निकले हुए हैं उसी तरीके से एग्जाम लेना चाहिए। ठीक है, रीतिकाल में भी वही चिर परिचित जो आप बीए एमए की कक्षाओं में कभी पढ़ा करते थे, रीतिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल के विविध नामकरण, रीतिकाल की अंतरधाराएं, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति मुक्त धारा, रीति काव्य की प्रवृत्तियां, रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व, मौलिकता एवं महत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो वही पैटर्न, हर कालखंड की प्रवृत्तियां पूछी जा रही हैं, नामकरण को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रमुख कवियों को लेकर पूछे जा रहे हैं, और जो धाराएं हैं, अलग अलग शाखाएं रही हैं, उनको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे आप देख रहे हैं रीतिकाल में आचार्यत्व को लेकर काफी सवाल होता रहा है। आप भक्ति काल में आचार्य नाम के कवि आप नहीं देखेंगे, लेकिन रीतिकाल में आचार्य और कवि दोनों को लेकर काफी डिबेट है, तो उस पर आधारित यहाँ पर सवाल बन रहा है। इसी तरीके से आधुनिक काल, जब आधुनिक काल की बात की जाती है तो केवल पद्य साहित्य नहीं होता है, उसके साथ साथ गद्य साहित्य की भी शुरुआत हो जाती है, तो दोनों को पढ़ना है। इसलिए आप देख रहे हैं आधुनिक काल को भी कई खंडों में बांटा गया है। क में लिखा गया हिंदी का पद्य साहित्य, जिसमें आधुनिक काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि, आधुनिक काल के विविध सोपान, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। इसके बाद सभी कालखंडों की जो भी प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख कवि हैं, उनको लेकर यहाँ पर चर्चा करनी। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने पास जरूर रखिए। मुझे हर बिंदु को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो टर्निंग पॉइंट है उसको अगर हम बता दें तो ज्यादा बेहतर से आप समझ पाएंगे। ठीक, अब इसका बांटा गया हिंदी का गद्य साहित्य। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य से लेखन आद्यावधि तक, हिंदी गद्य की विविध विधाएं, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, आलोचना साहित्य, अन्य गद्य विधाएं जितनी भी हैं, सबको यहाँ पर पढ़ना है। उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, उनके बीच में क्या अंतर है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो भी प्रमुख लेखक हैं उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। कुछ इसमें विमर्शों को भी दिया गया है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको सिलेबस बनाने वाले एक्सपर्ट ने छोड़ा हो। यानी कि आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उसी तरीके का सिलेबस यहाँ पर है, बल्कि उससे और बड़ा है। वहां तो बल्कि बता दिया गया है कि टेक्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर उस तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आधुनिक काल का जो तीसरा खंड है वो है हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, पहला आपने देखा पद्य, दूसरा गद्य, तीसरा यहाँ पर है पत्रकारिता। तो पत्रकारिता का अर्थ क्या रहा, उद्देश्य क्या रहा, ठीक है, और पत्रकारिता के विविध रूप, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव, विकास, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता, छायावादी युगीन पत्रकारिता, तमाम युगों में जो भी पत्रकारिता हुई है उसको लेकर चर्चा की गई। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अभी तक जितने भी सिलेबस को लेकर हमने बात की है कि इसके लिए कौन सी किताब हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले
आपके पास जो किताब होनी चाहिए वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास होना चाहिए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की जो पुस्तक है उसको अपने पास जरूर रखिए। ठीक है, बहुत ही संकट के समय में ये किताब आपके काम में आएगी। पहली किताब ये हो गई। फिर दूसरी किताब जिसके बिना कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो सकता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाइए। और इसको पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए हमने भी एक पुस्तक लिखी हुई है, वो भी अपने पास रखिए, जो कि प्री के काम में आएगी और मेंस में किस संदर्भ में हमें कोटेशन का प्रयोग करना है वो आप समझ पाएंगे कि कैसे कोटेशन निकाल के अपना प्रभावी उत्तर लिख पाए। तो जरूर किताब को खरीदिए जो हम वस्तुनिष्ठ संकलन तैयार किए हुए हैं। ठीक है, ज्यादा हम प्रचार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे विद्यार्थी हैं तो जरूर उसको देखिए। तीसरी किताब आप रखेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। ठीक है, इन 3 किताबों को तो बिल्कुल आप अपने बेस को तैयार करने के लिए रखिए। देखिए, बहुत सारे लोग अपने नोट्स को लेकर जरूर चर्चा करते होंगे, लेकिन हमने आपको किताबों के बारे में बताया हुआ है और ये किताबें आपको दोबारा जाके मार्केट में नहीं खरीदनी है, आप ऑलरेडी अपने पास रखे होंगे। ठीक, तो ये किताब अभी 3 जो हमने बताया है, ये पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य और पद्य और पत्रकारिता, तीनों को कवर करने में एकदम सक्षम है, पूरा इसी से कवर हो जाएगा। अब जैसे बात आती है यहाँ पर प्रिंट मीडिया को लेकर या फिर और जो भी सिलेबस इसमें है, इसके लिए कुछ किताबें हैं, जैसे दंगल झाल्टे इत्यादि का नाम सुने होंगे, प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, एक किताब और आप रखेंगे, प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक, प्रयोजन मूलक हिंदी किसी भी राइटर का आप खरीद लीजिए, इसमें बहुत वो नहीं है कि जिसका मैं बताऊंगा उसी का आपको खरीदना है। ठीक है, इसमें 2-3 लोगों का नाम आता है। एक तो दंगल झाल्टे की पुस्तक आती है, इसके अतिरिक्त 1-2 किताबें और आती हैं, मैं कमेंट बॉक्स में उसको डाल दूंगा। ठीक है, तो एक प्रयोजन मूलक हिंदी की किताब आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको CUET आप पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते समय हमने पूरा प्रयोजन मूलक हिंदी पर ही चर्चा की हुई है, वीडियो पड़ी हुई है। खाली आपको सर्च करना है CUET पीजी एंट्रेंस हिंदी, अनुराज आप कर सकते हैं या फिर रजनीश लिखकर भी टाइप कर सकते हैं, तुरंत आ जाएगा, खटाक से आ जाएगा और आप वहां से भी प्रयोजन मूलक हिंदी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया क्या है, श्रव्य मीडिया क्या है, हिंदी का लोक साहित्य को लेकर थोड़ा सा मैं आप सभी से चर्चा जरूर करूंगा। इसके लिए तमाम किताबें हैं, एक कृष्णदेव उपाध्याय की पुस्तक आती है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको लेकर जरूर चर्चा करेंगे, हिंदी का लोक साहित्य जो रहा है। अब जो दूसरा खंड है यहाँ पर वो काव्य शास्त्र का दिया गया है। ठीक, खंड 2 काव्य शास्त्र, जिसके अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है। वही चिर परिचित काव्य लक्षण क्या है, काव्य हेतु क्या है। एक चीज मैं देख रहा हूं बार बार कि ये जो यहाँ पर टाइप करने वाले लोग हैं, एक बार एक्सपर्ट ने दे दिया टाइपिस्ट को, लेकिन दोबारा इसका उन्होंने प्रूफ रीडिंग बिल्कुल नहीं किया है। बहुत सारी गलतियां इसमें मुझे दिखाई दी हुई हैं, आएगा समय तो जरूर बताऊंगा। एक जगह तो हिंदी भी नहीं सही से लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें हिंदी लिख दिया, ऐसे लिख दिया है, तो थोड़ा बहुत तो प्रूफ रीडिंग करना चाहिए, उस चीज को दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीच बीच में बिंदु आ जा रहा है, लेकिन इसको इग्नोर करते हमें देखना है कि काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, भरत मुनि का रस सूत्र, उसके व्याख्याकार, प्रमुख संप्रदाय, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति। वही भारतीय काव्य शास्त्र के लिए जो पुस्तक आप अपने पास रखिए, वो भगीरथ मिश्र की पुस्तक रखिए। भगीरथ मिश्र की 2 तरीके की पुस्तकें आती हैं। एक पुस्तक है जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों है, उसको मिक्स करके वही वाला लीजिए। ठीक है, भगीरथ मिश्र का लीजिए ठोस तरीके से, क्योंकि काव्य शास्त्र में लगभग सभी जगहों पर एक ही टाइप की बात की जाती रही है। तो एक कंप्लीट जो बुक है उसको आप अपने पास रखिए। और वन लाइनर किताबों को तो मैंने बताया नहीं, वो किताब आपके पास होगी गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की, तो उसका नाम लेना बहुत बार जरूरी नहीं है। वो आपके हेल्पिंग असिस्टेंट बुक के रूप में काम में आ सकते हैं। उसमें भी भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र बड़ा बढ़िया से दिया हुआ है। और हमारी पुरानी वीडियो है जिसमें हमने काव्य शास्त्र को पढ़ाया हुआ है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ाया है, सबको पढ़ाया हुआ है, आप जरूर देखिए। अगर मान लीजिए पहले आपने इग्नोर कर दिया हो, लेकिन अब
जरूर एक बार समय निकाल कर देखिए, हो सकता है कि आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सके। ठीक है, तो लंबा चौड़ा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलेबस, कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो आपके सिलेबस में छोड़ा गया हो, कोई ऐसी चीज नहीं। तो साधारणीकरण, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियां, ठीक है, जितने भी आचार्य हैं सभी के ग्रंथ। इसके बाद व्याकरण का भी पोर्शन दिया गया है, व्याकरण का भी पोर्शन है। और सवाल कितने पूछे जाएंगे? सिर्फ 90 सवाल पूछे जाएंगे। तो पूरा व्याकरण है, छंद, अलंकार पूरा दिया गया है यहाँ पर। दोहा, सोठा, चौपाई, छप्पय, रोला, बरवे, हरिगीतिका, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशज, मतलब संस्कृत के जो भी छंद है वो सब भी दे दिया गया है इसमें। अब क्या पेपर बनाने वाले, तो अभी उनकी बारी आएगी, जो एक्सपर्ट रहे हैं, जो इस सिलेबस का निर्माण किए हुए, तैयारी किए हुए हैं, अब वो न जाने क्या सोचकर बना दिए हैं। पूरा लंबा चौड़ा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण भी आपको पूरा लिखना है। अलंकार में तो जितने भी अलंकार हैं सब है, अनुप्रास से लेकर काव्यलिंग तक के अलंकारों को दे दिया गया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप परीक्षाओं में जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको बार बार आप रिवाइज करते रहिए, और कुछ करिए या न करिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर रिवाइज कीजिए। और जो व्याकरण को लेकर हमने भी चर्चा की है, देखिए ये प्लेटफॉर्म बड़ा पुराना है, भले इसको बहुत लोग न जानते हो, लेकिन बहुत पुराना है। लगभग 5 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई करवाई हुई है। व्याकरण को लेकर भी काफी अच्छी अच्छी वीडियोज हमने बनाई हुई हैं, आप देख चुके होंगे, कोई बात नहीं, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिए। ठीक है, समय निकालकर जरूर देखिए। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो को पढ़ना है, अरस्तु को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं लोनजाइनस को, इलियट को पढ़ना है, रिचर्ड्स को पढ़ना है। ठीक है, और क्रोचे को पढ़ना है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ना है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि छोड़ा गया हो। कॉलरिज को पढ़ना है, सब चीज पढ़ना है इसमें। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए भगीरथ मिश्र की पुस्तक आप खरीद सकते हैं। और इसको लेकर जो आपके पास ऑनलाइनर किताब होगी सरस्वती गोविंद पांडे, उसमें भी अच्छे से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो तीसरा खंड किया गया है, हिंदी एवं पाश्चात्य आलोचना के पारिभाषिक शब्द और कतिपय अवधारणाएं, कि काव्य भाषा क्या है, बिंब क्या है, प्रतीक क्या है, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, कवि समय, काव्य रूढ़ी क्या है। ठीक है, उत्तराधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, जितना भी यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए एक बुक आप अपने पास रखिए, आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, अमरनाथ की पुस्तक है ये, आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। ये पुस्तक तो आपके पास होनी चाहिए, तमाम पुस्तकों में ये पुस्तक होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहना शुरू कर देंगे, सर हम कितनी किताबें खरीदें। देखिए, सच्चे हृदय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये किताबें होनी चाहिए। और आप तैयारी किसकी करने जा रहे हैं? आप नॉर्मल किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करने जा रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने जा रहे हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो चारों तरफ एक तरीके से आपकी जय जयकार होगी कि फला असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। लेकिन उसके पहले सभी किताबें पढ़नी ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली अमरनाथ की पुस्तक है, इसको जरूर आप खरीदिए। ठीक है, अमरनाथ, प्रोफेसर अमरनाथ, जो कि कभी कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ करते थे, वहां के एचओडी इत्यादि भी रहे। तो उनकी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, सभी के पास होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जितना भी यहाँ पर दिया गया है, कोई उसके बाहर से नहीं। ठीक है, इन्होंने आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली नाम से तो किताब निकाली है, एक आलोचना पर भी पुस्तक है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे इसी पैटर्न पर उन्होंने एकदम से शुरुआत के आलोचकों से लेकर जो एकदम नए आलोचक है, जिनसे सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं, उनको भी कलेक्ट किया हुआ है। तो ठीक है, पहले इस बुक को खरीद लीजिए। और मेन मेन जो आलोचक है उनके बारे में हम कुछ वीडियोज बना देंगे। ठीक है, नॉर्मली आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, बच्चन सिंह का जो हमने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ाया हुआ है, उसमें पूरा कवर कर लिया। ठीक है, बच्चन सिंह के आलोचना वाले वीडियोज में आप देखेंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा पूरा। ठीक, अब खंड 3 है जो कि भाषा विज्ञान से संबंधित। तो भाषा विज्ञान में आप देख रहे हैं कि लगभग यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आपके पास दृष्टि इत्यादि की भी बुक होंगी ही होंगी। कहने का मतलब ये है कि इस परीक्षा के लिए आपको दोबारा किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सभी किताबें लगभग मौजूद होंगी। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि किस यूनिट के लिए कौन सी किताब काम में लाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा और उसका विकास,
फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, ठीक है। तो दो बार एक ही चीज यहाँ पर लिखा गया, नामकरण, इसी की मैं चर्चा कर रहा था। इसी को जब मैं पढ़ा यहाँ पर हिंदी देखिए लिखा गया है, एक बार ये लोग इसको प्रूफ भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। चलिए इसको हम छोड़ ही देते हैं एक तरीके से। हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, जो 3 आर्य भाषाएं उनको उनके बारे में पढ़ना है। अपभ्रंश, अवहट्ट, पुराने हिंदी के आपस में संबंध क्या रहे, उनको हिंदी का भौगोलिक विस्तार क्या रहा है, उपभाषाएं और बोलियों का परिचय देते हुए पूरा बताना है कि कितनी उपभाषाएं, कितनी बोलियां हैं, सबके बारे में विस्तार से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है यहाँ पर। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप पूरा एकदम से यूजीसी नेट के सिलेबस को यहाँ पर उठा लिया गया है। और मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि ऐसा लग रहा है कि चुनिंदा 4-5 आयोगों के सिलेबस को उठाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरा सिलेबस बना दिया, ठीक। इसी में आपको पढ़ना है हिंदी विस्तारीकरण के वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास। आप तो कौन कौन सी संस्थाएं थी जो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दी, ठीक है। तो इसको लेकर यूजीसी नेट की तैयारी करते समय हमने आप सभी को बहुत कुछ बताया है, सीयूईटी की तैयारी कराते समय बताया हुआ है। हम कम्युनिटी सेक्शन में इन वीडियोज को डालेंगे भी, और चाहूंगा कि इस वीडियो के कम्युनिटी सेक्शन उसमें क्या बोलते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर इन जो इनबॉक्स होता है उसमें भी डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप देखिए, यहाँ पर कई सिलेबस को मिलाकर ये पूरा बनाया गया है, एकदम लंबा चौड़ा सिलेबस है। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की ध्वनियां, हिंदी व्याकरण, शब्द रचना, शब्द संपदा, इन सभी चीजों के बारे में हमने थोड़ा बहुत यूपी एलटी की तैयारी कराते समय बता दिया, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे हिंदी पूरा यहाँ व्याकरण दिया गया है, हिंदी वाक्य रचना, ये भी आप सीयूईटी की वीडियो में देख लेंगे। जैसे मैं ये सभी चीजें बता रहा हूं तो हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा कि सब कुछ तो आप पढ़ाई दिए तो फिर क्या होगा। देखिए आपके पास समय है, क्योंकि आप उस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो जितना अलर्टनेस, सतर्कता या फिर जुझारूपन आपके अंदर रहेगा, अब वो थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ से डिले हो। हम अपने हिसाब से टर्निंग पॉइंट वाले बिंदुओं को बताएंगे, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आपको जहां से मटेरियल मिल रहा है उसका लाभ उठाइए। मेन बात ये है, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। मुहावरे, हम लोकोक्तियां, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी विराम चिन्ह, ये सब है। यहाँ तक कि पत्र लेखन इत्यादि सबको डाल दिया गया है। सब चीज इसमें डाल दिया गया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर को किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। पूरा आप देख रहे हैं कि कितने तरीके का पत्र लेखन होता है, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली क्या है, और सवाल पूछे जाएंगे 90 पीटी में, और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटेन वाले में। उनके लिए इतना बड़ा ये सब सिलेबस है। देवनागरी लिपि भी है, अनुवाद को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज इसलिए इतना बड़ा सिलेबस हो गया है कि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें भाषा विज्ञान वालों को भी हिंदी में ही एक तरीके से घुसा दिया गया, या फिर उनको प्रवेश दिला दिया गया। पता नहीं कौन ऐसा दिमाग लगाया। लिंग्विस्टिक का जब विज्ञापन आएगा तो उसमें हिंदी वाले नहीं जा पाएंगे, लेकिन भाषा विज्ञान वाले हिंदी वाले में घुस जाएंगे। ये किसी ने बहुत अच्छा दिमाग यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो उन्हीं के दृष्टिकोण से कुछ कुछ सिलेबस में विस्तार हो गया। अब अनुवाद के गुण, अनुवादक के गुण, दायित्व, उससे अपेक्षाएं, अनुवादक के प्रकार, सब चीज इसमें दिया हुआ है। इसको पूरा नहीं भी पढ़ूंगा तो भी आप समझ जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, मेन तौर पर आप सिलेबस से परिचित हो गए, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको प्रिंट करके अपने पास रखिए। और देख रहे हैं आप कि विधिवत तरीके से पढ़ेंगे तो एक आध सप्ताह तो पूरा सिलेबस समझने में ही लग जाएगा। लेकिन तैयारी करते समय जीएस के लिए जितनी भी किताबें बताया उनको आप खरीद लीजिए। हिंदी के लिए खासतौर से आप किताब रखिए अपने पास। आप जो जिन किताबों, सरल इतिहास रख लीजिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया इतिहास, बच्चन सिंह का इतिहास, और प्रयोजन मूलक हिंदी की एक पुस्तक कोई ना कोई रखिए। जैसे विनय मोहन सिंह ने भी शायद लिखा हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और दंगल झाल्टे की आप रख सकते हैं। एक किताब और मैं बताया करता था, अभी राइटर का नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, सीयूईटी के दौरान हमने उस किताब का जिक्र किया है। तो तमाम वीडियोज तो पड़ी हुई हैं, लेकिन एक बार आप सभी के अंदर एनर्जी लाने के लिए जरूर मैं प्रयास करूंगा कि जो नए तथ्य हैं, जो नए पोर्शन लगे हुए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करें। चूंकि ये परीक्षा है और देखने में लग रहा है कि 90 क्वेश्चन है, मान लीजिए जो नए पोर्शन लगे हुए हैं वहीं से सवाल आ जाएंगे, तो बहुत सारे हिंदी के जो प्योर रूप से हिंदी, एमए हिंदी किए हुए विद्यार्थी वो धाराशायी हो जाएंगे, और भाषा विज्ञान वालों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन
देखते हैं कि संतुलन ही यहाँ पर होना चाहिए। सिलेबस को आपने देख लिया, लंबा चौड़ा सिलेबस है, 3 खंडों में बटा हुआ है और कोई ऐसा पोर्शन नहीं है कि जिसको हमारे एक्सपर्ट महाराज ने छोड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी पूरा इसको कवर कर लें। कवर करने में ही कम से कम 5-6 महीना तो लग जाएगा इसको कवर करने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप यूपी एलटी और यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो नया पोर्शन है उसी पर आपको जोर देना है। बाकी आपकी समानांतर तैयारी चल रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सिलेबस इत्यादि को आप समझ गए होंगे, किताबों को भी समझ गए होंगे क्या क्या खरीदना है। आपको खरीदना कुछ नहीं है, सभी किताबें आपके पास उपलब्ध हैं, बस आपको मन बनाना है। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको मानसिक रूप से तैयार करना है। तो इस तैयारी में हम भी अपना सहयोग देंगे, योगदान देंगे आपके साथ। आपको निश्चिंत रहना है। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।